पिछले वीडियो में लास्ट सवाल में हमने 4.5 का 18वां सवाल एक देखा था कि यदि A कोई द्वितीय कोटि का वर्ग अवयव है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स ज्ञात कीजिए। ये मैंने एक तरीका आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A है। इसका एक तरीका और हो सकता है कि एक बात तो हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब यानी किन्हीं दो वर्ग आव्यूहों के गुणनफल का सारणिक उन आव्यूहों के सारणिक के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर एक काम हम करते हैं कि a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू होता है तत्समक आव्यूह आई। अगर इसका हम सारणिक ज्ञात करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई होगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, और डिटर्मिनेंट ऑफ आई इक्वल टू 1 हो जाता है। अब हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स ही, ए इनवर्स, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस प्रकार से भी हम इसको हल कर सकते हैं। अब हम आते हैं अगले टॉपिक की ओर कि सारणिकों और आव्यूहों का अनुप्रयोग, सारणिकों और आव्यूहों का सामान्य तरह से किस प्रकार से अनुप्रयोग किया जा सकता है। एक अनुप्रयोग तो सारणिकों का हमने पहले पढ़ा है, पहले इसी बुक में, कि किसी त्रिभुज की अगर शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम सारणिक विधि से ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1 y1, x1 x2, x1 y1, x2 y2, x3 y3 हैं, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ऑफ सारणिक, जिसके प्रथम स्तंभ के निर्देशांक x1 x2 x3, y1 y2 y3 1 1 1 होते हैं, उस सारणिक के प्रसार से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात सकते हैं। अब एक दूसरा अनुप्रयोग सारणिकों और आव्यूहों का कंबाइंड रूप से, संयुक्त रूप से एक अनुप्रयोग है कि रैखिक समीकरणों के निकाय को हल करने में हम आव्यूहों का उपयोग करते हैं। यानी रैखिक समीकरणों का हल आव्यूह विधि से कैसे ज्ञात करते हैं, ये इस वाले सेक्शन में हम सीखेंगे। मान लेते हैं कि ये एक रैखिक समीकरण निकाय है जिसमें कि 3 चर हैं x y z। तो इससे हम एक आव्यूह बनाते हैं जो गुणांकों का आव्यूह है। आव्यूह ए गुणांकों a1 b1 c1 a2 b2 c2, एक गुणांकों का आव्यूह हम लिखते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। और एक आव्यूह हम लिखते हैं इन अचरों का, b आव्यूह इसको मैं कह देता हूं, आव्यूह b इन अचरों का जो d1 d2 d3 हैं, d1 d2 और d3 हैं, एक आव्यूह इन अचरों का लिखते हैं। और एक आव्यूह x इन चरों का लिखते हैं। आव्यूह x है, चर हमारे पास x y z है, इनको स्तंभ आव्यूह में लिखते हैं। अब अगर हम इन ax इक्वल टू, यानी ये जो समीकरण निकाय प्राप्त होता है वो ऐसे प्राप्त होता है, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। इस समीकरण निकाय से हम इस आव्यूह समीकरण से इस समीकरण निकाय को हम प्राप्त कर सकते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें कि इस समीकरण निकाय को हम एक आव्यूह समीकरण में इस प्रकार से लिख सकते हैं, ax इंटू बी, ax इक्वल टू बी। यानी ये अगर x है, आप इनको गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति का अवयव क्या हो जाएंगे, पहली पंक्ति से हम पहले स्तंभ को गुणा करेंगे। यानी इसकी कोटि है 3/3, इसकी कोटि है 3/1, तो गुणा करने से जो आव्यूह मिलेगा उसकी कोटि हो जाएगी 3/1, यानी वो यही आव्यूह है। अब देखिए पहली पंक्ति के अवयव क्या हो जाएंगे, पहली पंक्ति से पहला स्तंभ गुणा करेंगे, a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 z1 इक्वल टू b हम कह रहे हैं d1 d2, यानी मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमारे पास ये आया a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये आव्यूह a हुआ। x जो कैपिटल x आव्यूह है x y z है, दैट इक्वल टू b आव्यूह हमने कहा इन अचरों का आव्यूह है d1 d2 d3। अगर मैं इसे गुणा कर देता हूँ तो ये गुणा करके आता है हमारे पास, सिंपली यही समीकरण निकाय प्राप्त होगा। पहली पंक्ति से पहला स्तंभ गुणा करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1z, और इसमें दूसरा स्तंभ नहीं है तो इसकी जो कोटि होगी, अभी हमने कहा ये 3/3 की कोटि है,
पहले की, और दूसरे की कोटि है 3/1, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो जो आव्यूह मिलेगा उसकी कोटि 3/1 की होगी, यानी इसमें स्तंभ एक ही होगा। दूसरा स्तंभ हो जाएगा, इस पंक्ति से स्तंभ को गुणा करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2z, a3x प्लस b3y प्लस c3z, इन दोनों आव्यूहों का गुणनफल बराबर d1 d2 d3, एंड दोनों आव्यूह बराबर हैं, इसका मतलब हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। कहने का मतलब ये है कि ये जो आव्यूह समीकरण है ax इक्वल टू b, वो इसी समीकरण निकाय को निरूपित कर रहा है, ये जो हमारे पास निकाय दिया गया है ax इक्वल टू b। अब इस समीकरण निकाय से इन चरों x और yz का मान हम निकालेंगे। अब इसका उपयोग करते हैं कि समीकरण जो आव्यूह समीकरण हमें मिला ax इक्वल टू b, अब इसको जब हम हल करते हैं दोनों ओर a जो है एक वर्ग आव्यूह है, ये 3/3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है। जब भी हमारे पास जितने चर होते हैं उतने ही समीकरण होते हैं, तो हमेशा जो गुणांक आव्यूह होगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स या गुणांक आव्यूह जो होगा वो हमेशा एक वर्ग आव्यूह होगा, तो इसका हम व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। तो दोनों ओर a इनवर्स से गुणा करने पर a इनवर्स गुणा ax इज इक्वल टू a इनवर्स गुणा b, और a इनवर्स इंटू a इक्वल हो जाएगा i इंटू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा a इनवर्स इंटू b, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा a इनवर्स इंटू b। x क्या है? ये चर आव्यूह है x y z का मान। इसका मतलब ये हुआ इस चर आव्यूह x से हम इस x y z के मान ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे प्राप्त होगा? x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b से प्राप्त होगा, या x इक्वल टू a इनवर्स में पता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है इंटू आव्यूह b। अगर हम एडजॉइंट ऑफ a प्राप्त करते हैं, उसका b के साथ हम गुणनफल ज्ञात करते हैं, एडजॉइंट a इंटू b ज्ञात करते हैं, उसको डिटर्मिनेंट a से भाग कर देते हैं, तो उससे हमें इस चर x y z के मान ज्ञात करें प्राप्त हो जाएंगे, यानी ये जो चर आव्यूह था इसका मान प्राप्त हो जाएगा। दोनों आव्यूहों की जो कोटियाँ होंगी वो समान होंगी गुणा करने के बाद, तो इसका हम गुणन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ a एक वर्ग आव्यूह होगा 3/3 का, जैसे इस वाले केस में हम देख रहे हैं 3/3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है, b एक हमें दिख रहा है 3/1 कोटि का आव्यूह है। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो जो आव्यूह हमें मिलेगा गुणनफल के वो भी 3/1 कोटि का मिलेगा, और ये भी 3/1 कोटि का है। तो दोनों की कोटियाँ बराबर हैं, उनके संगत अवयवों को गुणा करके हम चर x y z के मान ज्ञात कर लेंगे एक बार। दूसरा, इस विधि से इसमें अलग अलग स्थितियां हैं, कब इसका हल है और कब हल नहीं है। स्थिति एक तो ये होती है कि यदि डिटर्मिनेंट a इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, यानी जो वर्ग आव्यूह a है वो व्युत्क्रमणीय है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस स्थिति में इस समीकरण निकाय का, इस रैखिक समीकरण निकाय के पास अद्वितीय हल होगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ग आव्यूह का, ये इनवर्स a इनवर्स इंटू b कह रहा है, प्रत्येक वर्ग आव्यूह का एक अद्वितीय इनवर्स होता है, इसलिए इस रैखिक समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा और रैखिक समीकरण निकाय संगत होगा। पहली कंडीशन कब? जब डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। अब स्थिति दूसरी ये आती है कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 हो जाए। अब इसमें दो केस होते हैं। पहली केस तो ये है कि हम अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 हो जाता है, यानी हर 0 हो जाता है, तो हम एडजॉइंट ऑफ a इंटू b ज्ञात करते हैं। अगर एडजॉइंट ऑफ a इंटू b इक्वल टू नॉट इक्वल 0 होगा तो रैखिक समीकरण निकाय असंगत कहलाता है, यानी रैखिक समीकरण निकाय के पास कोई भी हल नहीं होगा। कब? जब एडजॉइंट ऑफ a इंटू b इक्वल टू 0 हो जाता है। और दूसरी स्थिति आती है इसमें कि जब एडजॉइंट ऑफ a इंटू b इक्वल टू 0 हो जाए, तब इसके पास हल हो भी सकते हैं और नहीं भी। अगर हल होंगे तो हल इसके पास अनंत हल होते हैं। रैखिक समीकरण निकाय के पास जो हल होंगे अनंत होंगे, जब एडजॉइंट ऑफ